अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खाना। सबसे पहले बात की जाएगी, हुकूमत के इत्तेहादी इस वक्त नाराज नजर आते हैं। माजी में भी काफ़ी नाराजगी देखी गई लेकिन मना लिया गया इत्तेहादी को। लेकिन अब बात कर ली जाए एमक्यूएम के हवाले से, तो एमक्यूएम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कराची कमेटी के ऊपर ये जो 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि हर डिपार्टमेंट में सिंध हुकूमत अपनी मर्जी के काम करती है, सिंध हुकूमत अपनी मर्जी के तहत काम करती चली आ रही है और सिंध में ब्यूरोक्रेसी वफाकी मंसूबों को पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से चला रही है। अब ये तमाम चीज़ें हैं, सिंध के हर महकमे में सिर्फ पीपल्स पार्टी का कंट्रोल है, इत्तेहादी कहते नजर आते हैं। खासतौर पर अगर GDA की बात कर ली जाए तो पीर पगारा की जानिब से भी ये जो है स्टेटमेंट सामने आए, हम इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत इसका सबूत नहीं दे रही। क्या इत्तेहादियों ने तरक्काती फंड्स, मेगा प्रोजेक्ट्स ना देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया या फिर शिकवे शिकायतें किए? असल मसला क्या है? और अगर बात कर ली जाए बलोचिस्तान के हवाले से भी, तो जाम कमाल साहब भी शिकवे शिकायतें करते नजर आए। अगर सरदार अख्तर मेंगल साहब का जिक्र किया जाए तो उन्होंने भी माजी में भी काफ़ी शिकवे किए। और फिर अगर दीगर सियासी जमातों की बात की जाए, खासतौर पर एमक्यूएम का इस वक्त मैं मौका सामने रखना चाहूँगा, तो एमक्यूएम खासी नाराज नजर आती है कि जो MOU साइन किया गया था, उस MOU के तहत 11 और 12 नुकात जो थे उन पर अब तक अमल नहीं किया गया है। अब मिनिस्ट्रियाँ तो दे दी गई हैं, किस तरह से आगे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एमक्यूएम की जानिब से MPA मंगला शर्मा साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा कि एमक्यूएम का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जब बारिशें हुई, हालात ख़राब हुए, तो सब ये कह रहे थे कराची के लोगों के साथ हम खड़े हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत भी थी। इसके अलावा पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी कि हम ही हैं और हम ही सब कुछ करेंगे और हम सबसे ज़्यादा काम उनके लिए करेंगे सब कुछ। और आज इसके 6 महीने तकरीबन गुजरने वाले हैं, 4 से 5 महीने हुए हैं, तो कराची के लिए कोई काम नहीं किया गया। ठीक है। और जहाँ तक एमक्यूएम की बात है, तो एमक्यूएम अगर इस हुकूमत के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया है तो उन्होंने अवाम के लिए किया है, क्योंकि इस हुकूमत की वजह से एमक्यूएम को सीटें नहीं मिली है। एमक्यूएम को सीटें मिली है उनके अवाम के मैंडेट की वजह से, और वो अवाम की बात तो करेगी। उन्होंने विफाक से भी की और सिंध से। अब मसला ये है कि विफाक और सिंध की लड़ाई में कराची के और खासतौर पर बड़े शहरों के जो अवाम है वो पिस रहे हैं। और जब कोई ऐसी आफत आ जाती है, कोई इस तरह का मसला होता है, तो सारे लोग आ जाते हैं कि जी हम कराची के लिए करेंगे, दावे किए जाते हैं और बड़े बड़े ऐलानात कर दिए जाते हैं, और फिर वही बात कमेटी खेल लिया जाता है। और वो कमेटी खेलते हैं, और आज तक मेरा ख्याल है वो कमेटी भी ऐसी सोई हुई है कि उसके बाद ना इसका कोई इजलास है, ना इस तरह का उसकी कोई इम्प्लीमेंट है। और आप देखिए, कराची के अवाम जैसे पहले परेशान थे, अब तक उसी तरह अच्छा परेशान है। मंगला शर्मा साहब, एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, एमक्यूएम का मौक़िफ़ भी चाहूंगा कि जब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, मिनिस्ट्रीज भी मिल गई, फिर नेशनल असम्बली के अंदर सीट्स भी मिल गई, फिर इश्तराक भी कर लिया, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़ास तौर पर जो MOU साइन करवाया गया था जिसके तहत इत्तेहाद में आई थी एमक्यूएम PTI के साथ, तो उन MOU के जो नुकात थे उसमें से कितने नुकात पर अमल दरामद किया जा चुका अब तक? देखिए, कुछ चीजों पे ऐसा होता है ना कि जो ऑल द सडन सारी जो नहीं भी हो पाती, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर बात हो रही थी। अब हमने उनके सामने ये भी रखी कि पूरी यहाँ पे हर जगह सबको अपने सियासी दफातर खोलने की आज़ादी है, सब अपनी सियासी एक्टिविटीज कर रहे हैं। एमक्यूएम वाहिद जमात है जो सियासी उनके कोई दफ्तर नहीं खोले जा रहे हैं। ये हकीकत है कि जो हमारे बहुत सारे लापता अफराद थे, उनमें से कुछ लोग वापस आए हैं, और जो उन पर मुकदमात बन रहे थे उनमें जरूर कमी आई है। कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने ये हमसे वादा जो किया था उसको हर मीटिंग में कह दिया जाता है कि हाँ जी अभी हम आगे भी करेंगे, लेकिन वो 100% उस पर काम नहीं हुआ है। लेकिन यही वजह है कि जब भी मिलते हैं, नहीं तो मैडम, ये कैसा इत्तेहाद है कि कराची से आप नुमाइंदा जमात रही हैं, कराची ने आपको हमेशा से मैंडेट दिया है, लेकिन इस बार मैंडेट PTI को दिया, लेकिन आप चलें इत्तेहाद में थे, कराची वालों की वाबस्तगी तो आपसे है ना, उम्मीदें तो हैं। तो कराची के लिए कोई अब तक कोई ऐसा प्लान नहीं देख रहा है। 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान तो कर दिया था, बड़ी खुशी का इजहार किया गया था, लेकिन कराची को अभी तक क्या डिलीवर किया गया है? देखिए, हम यही हमारा कहना है, कराची के हमारे पास जितना मैंडेट था, हम वो लोगों के उनके हुकूमत के साथ इत्तेहाद से ही कर सकते थे जी। इत्तेहाद ही करके हमने कराची ही की बात की। आप अगर हमारे MOU देख लें, या हमने जितने भी अपने पॉइंट्स रखे हैं, उसमें कराची और शहरों के जो बड़े शहर हैं उनके अवाम के लिए अवामी बात की। एमक्यूएम ने अपने लिए तो खास बात तो नहीं की, ये बात है मिनिस्ट्री की।
अच्छा, नजर ये आ रहा है मैडम, नजर ये आ रहा है बड़ी माजरत के साथ, जो इस वक्त नैरेटिव जा रहा है आवाम की नजरों में, और आवाम जो कह रही है बातें, वो मैंने कुछ उनसे थॉट्स भी लिए, उनसे जाना भी कि क्या समझ रहे हैं। आवाम ये कह रही है कि एमक्यूएम ने सिर्फ मिनिस्ट्रीज ली, नेशनल असेंबली में सीट्स ली, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि मिनिस्ट्रियां तो मिल गई, लेकिन जो वादे किए गए थे, एमओयू साइन किया गया था कि कराची वालों को भी फायदा होगा, वो तो नजर ही नहीं आया 2 सालों के अंदर। मैं थोड़ी सी आपकी बात ये कि देखिए, मिनिस्ट्रियां लेनी, एक आपने मिनिस्ट्री अगर आप ली हुई है उस पर वो काम करें, लेकिन आप ये बता दें कि इत्तेहादी एमक्यूएम तो नहीं है ना, बाकी चले एमक्यूएम ने ले ली मिनिस्ट्री, फारिग हो गए, बाकी जो इनके इत्तेहादी हैं, जीडीए हैं, बाकी वो बलूचिस्तान वाले, उन लोगों को कौन से सब कुछ मिल गया है। अब मसला कहीं ना कहीं वहां से आ रहा है ना, जो भी इनके इत्तेहादी हैं अपने तौर पर वो लोग उनसे डिमांड भी कर रहे हैं, अपने लिए कोशिश करें, कहीं ना कहीं से। अच्छा, उनकी जानिब से तो अगर बलूचिस्तान की बात कर ली ना, तो गालिबन आप जाम कमाल साहब की बात कर रही हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहे हैं कि तरक्याती फंड्स का जो वादा किया गया था, वो फंड्स अभी तक डिलीवर नहीं किए। मतलब ऐसा लग रहा है कि सारा चक्कर फंड्स का है। तो एमक्यूएम का मौकफ भी यही कि कोई तरक्याती फंड्स का मुआहदा किया गया था, खासतौर पर कराची के लिए। मुझे याद है 160 अरब रुपए जो खान साहब ने कहे थे, वो भी अभी तक नहीं आए। फिर 1100 अरब रुपए का पैकेज, वो भी डिलीवर नहीं किया। फिर सबसे ज्यादा कारी जरब ये लगाई गई कि मेयर का टेन्योर खत्म होने के बाद फिर ये पैकेज का ऐलान किया गया। देखें, अभी ये पैकेज का ऐलान अगर किया भी, जो उन्होंने किया था, आप बताएं मेयर के, उनको लोकल गवर्नमेंट खत्म हुए भी 2 से 3 महीने होने हुआ है जी, लेकिन अभी तक कराची की हालात, हालांकि अगर जब मेयर और लोकल सिस्टम था तो कहीं ना कहीं चेयरमैन थोड़ा बहुत अपने तौर पे भी काम कर रहे थे, अब तो वो भी नहीं हो रहा है। आप कहते थे कि जी मेयर नहीं, तो आपके इत्तेहादियों ने क्या आप पर भरोसा नहीं किया? जब मेयर का निजाम था, मेयरशिप थी, तो तमाम केएमसी के जो लोग थे, जो हायर अथॉरिटीज थी, उनको अगर फंड्स दिए जाते, उनको ऑब्लाइज किया जाता, क्योंकि आप तो इत्तेहाद में थे, तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? को वो सब कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। आज पीटीआई का प्रॉब्लम ये भी तो है ना कि वो अपने इन मसाइल की तरफ तवज्जो ही कम देती है और वो किसी और मसलों में लगी रहती है। उनको जब तक उनके इत्तेहादी, देखिए आज से भी एमक्यूएम ने, आज तमाम इत्तेहादी जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इससे पहले भी वो करते रहे, लेकिन तब तक हम भी कहते रहेंगे, आखिर एक टाइम के बाद हमें आवाम के लिए इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो मैडम, एक बात यहाँ पर है कि कब तक साथ देते रहेंगे? 2 साल 2.5 साल का अरसा तो गुजर चुका है, गालिबन 2.5 से 3 साल रह चुके हैं, तो क्या अगले 3 साल तक आप ये खेलते रहेंगे जो आप कह रही हैं? देखें, खेलने की, अभी हमने आज जो हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बात की है, उन्होंने अभी यहाँ पर सिर्फ पीटीआई की तो अपनी जगह है, लेकिन पीटीआई प्रेशरली पीपल्स पार्टी जो ये बारिशों के दौरान और उसमें बहुत ज्यादा हर वक्त वज़ीर आला साहब भी कहते थे हमारे लोग हैं, हम कराची को ये कर देंगे। अब वो सारे वज़रा, वो तमाम सीएम, वो लोग कहाँ हैं? कोई नजर नहीं आ रहा है, कोई कराची के लिए नहीं पूछ रहा। अभी भी देखे ना, अगर पीपल्स पार्टी कहती है कराची के, उन्होंने कौन सी बात की? सब कुछ भी बात की, जो भी होते हैं हम ही शिकायत ही कर रहे हैं ना। अभी हम शिकायत और अगर नहीं हुई तो जाहिर है आइंदा कोई और कदम भी उठाएंगे, बिल्कुल, लेकिन एक हद तक हम उनको मौका तो दे दें। अच्छा देखिए, आपकी सियासी कशीदगी तो जनरल इलेक्शन के बाद सिंध हुकूमत से तो चलती नहीं ना, क्योंकि आप अपोजिशन में। लेकिन वफाकी हुकूमत की मैं बात करूं तो वफाकी हुकूमत से आप मुतालबा क्यों नहीं करते कि हम मिनिस्ट्रियां छोड़ देंगे, हम सीट छोड़ देंगे, अगर आपने हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो दूर नहीं किए? एक हर चीज से एक डेमोक्रेटिक वे होता है ना। देखिए, आपने एक दफा, 2 मरतबा, एकदम भी ऐसा भी नहीं होता आपने ये किया तो बस आप फौरन ही करें और उसको तोड़ दें। बात पहले भी की गई, जब हमने पहले इनसे बात की, उसके बाद इन्होंने जो 160 अरब का वादा किया था वो बात की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ फंड्स उसमें से रिलीज किए थे जिसपे कुछ काम शुरू हो चुका था, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये जब बारिशें हुई और जब एक तरह का डिजास्टर आ गया तो उन्होंने दोबारा ये इतना 1100 अरब का पैकेज किया और उसके बाद ये कमेटी बनाई गई। अब ये कमेटी के बाद ये दोबारा जब मीटिंग हुई तो दोबारा हमने यही बात की है कि ना उस मीटिंग का फायदा हुआ, उसका जो कमेटी का कोई फायदा हो रहा है, ना वो पहले वाले हमें फंड मिले। तो अच्छा, इस कमेटी से खासतौर पर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से जो कमेटी है इस पर काम कर रही है, इससे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? क्या आप लोगों की सुनी नहीं जा रही? देखिए ना, वो उसको मुझे लगता है कि वो ये सारा कुछ, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, कमेटी बनाने की हद तक ही इंटरेस्टेड थे। उसके बाद उनकी कोई ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि हंगामी बुनियादों पर उनकी मीटिंग करके, और जो इसमें क्योंकि हमारे एमक्यूएम को भी शामिल किया गया था, तो मीटिंग करके और उसके बाद उसको आगे लेकर जाते। अच्छा, आप क्या समझिए, सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के जो दरमियान एक कशीदगी है, क्या मौजूद है? कशीदगी बस वही सारा कुछ है। अब उनका पीपल्स पार्टी का अपना ये कहना है
कि हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है जी, आपको नहीं मिलता, लेकिन जो आपको मिलता है उसमें से आपने आगे कितनों को दे दिया। हमें हमारा तो यही शिकायत है ना, आपको अगर वफाक से कुछ नहीं मिलता, हर रोज सीएम साहब रोते रहते हैं कि हमें तो मंगला शर्मा साहब, तो एमक्यूएम कराची की जमात है ना, कराची ने हमेशा से वोट दिया, मैंडेट दिया, तो कराची के लिए एमक्यूएम सालिसी का किरदार क्यों नहीं अदा करती सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन? कोशिश देखें, हमने ये की थी, हमने यहाँ पर जब हम आज भी तैयार है इन चीज को करने के लिए, लेकिन यहाँ सारी बात पैसों की, वो शायद देना नहीं चाहती और ये आगे नहीं देना चाहते। नहीं देखें ना, देखें कराची के अंदर पिछले टेन्योर जो गुजरा वो एमक्यूएम का था बल्दियाती इंतखाबात में, अगले इंतखाबात में भी आपके रहनुमा कहते हैं कि हम ही अक्सरियत लेके जाएंगे, फिर आप ही की जमात से एक अच्छा बड़ा सुनहरा वक्त गुजरा है कराची के लिए, जहां पर काम हुआ, डेवलपमेंट हुई है, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब जो सूरत हाल है, सिंध हुकूमत अगर कोई काम नहीं कर रही है और वफाकी हुकूमत पैकेज पर पैकेज दे रही है, तो आप इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? अभी हमारी जो राब्ता कमेटी है उस पर बात, ये डिस्कशन भी होगी। आज हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को खुलकर बता दिया है कि ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स हैं। अब हम अपनी राब्ता कमेटी में इसको डिस्कस भी करेंगे और उसके बाद बिल्कुल जो कराची की आवाम है उनकी बेहतरी के लिए जो भी तजावीज़ हो हम कोई भी एक्शन ले सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं, अगर हम हुकूमतों में रहे हैं तो ये भी हकीकत है कि हमने वक्त आने पर हुकूमतें छोड़ी भी हैं, हम छोड़ भी देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि कहीं पर फ्रेंडली ऑपोजिशन भी की गई, कहीं पर हुकूमत में भी बैठे हैं। अच्छा, अगले इलेक्शन के हवाले से थोड़ी सी मैं प्रेडिक्शन चाहूंगा आपसे, क्या प्रेडिक्ट करेंगी अगर हल्का बंदियां नहीं होती हैं, मरदमशुमारी दोबारा से नहीं होती है जो एमक्यूएम का मौक़िफ़ है, तो क्या एमक्यूएम जनरल इलेक्शंस के अंदर पार्ट लेगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सियासी एक अमल है और उसमें पार्ट बिल्कुल लेगी वो। नहीं तो मरदमशुमारी दोबारा से कराने का जो मुतालबा है 2023 से पहले कराने का, तो वो तो फिर आपका नैरेटिव वहीं दम तोड़ जाएगा। देखें, अगर हम तो कह रहे हैं और हमने ये जो है हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी है, ठीक है, जब तक हम ये उम्मीद भी करेंगे कि जनरल इलेक्शन से पहले इसका कोई ना कोई फैसला आ जाए। अच्छा, बड़ी मजे की बात आपने सुप्रीम कोर्ट का तस्करा किया, तो मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में आपकी पिटीशन की आपकी दरख्वास्त के ऊपर सुनवाई की और चीफ जस्टिस साहब ने काफी बरहमी का इजहार किया और ये कहा कि ये जो बल्दियाती इख्तियारात का मसला था, मेयर के इख्तियारात का मसला था, ये सिंध हुकूमत का मसला है, सियासी मसला है, इसको अदालतों का रुख नहीं करना चाहिए था। तो 4 साल तक तो यही नैरेटिव रहा कि हमने दरख्वास्त दी हुई है, पिटीशन दायर की हुई है, लेकिन अब वहां से ये मौक़िफ़ आया है। देखिए ना, यहाँ पर हम जो बहुत सारे काम हो रहे होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही हो रहे होते हैं। ठीक है, हर छोटी बात पे हर सुप्रीम कोर्ट पर ही जाया जाता है। जब अगर वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के साथ बात की गई, जब नहीं बात हुई है, आपने जब ये एक्ट पास हुआ था बल्दियाती इलेक्शन का, ये एमक्यूएम ने बाकायदा उस पर एहतजाज भी किया, जो कर सकते थे। अच्छा, अब जो बल्दियाती इलेक्शंस होंगे तो यही था कि हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा, जब बंदा चले, बड़ा अच्छा काम किया आपने कानून के पैराए में रहकर, लेकिन अब जो बल्दियाती इलेक्शंस होंगे अगर उसमें भी यही इख्तियारात मिलने हैं, तो क्या एमक्यूएम बल्दियाती इलेक्शन का हिस्सा होगी, या जैसे माजी के अंदर आपके कुछ रहनुमा कहते रहे कि हम बॉयकॉट करेंगे? देखिए, अभी हमने आज ही असेंबली में हमने अपना लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का एक्ट बनाया है और आज हमने असेंबली में वो जमा भी करवाया है। ठीक है, और उसमें कुछ चीजों में हमने अमेंडमेंट की है और अब हम ये चाहेंगे कि असेंबली में पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर कि ये हमारे जो बिल है उसको जो चीजें हैं उसको असेंबली में लाया जाए और उसको एक्ट किया जाए। अगर वो सारी चीजें आ जाती हैं तो हम इस पर देखें और बाद में कुछ फैसला करेंगे वक्त आने पर कि क्या हम उसको लास्टली मैं आपका एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, क्या नाराजगी वफाकी हुकूमत तक पहुंची है, उनको कुछ उनके कानों पर जू रेंगी है, उन्होंने आपसे कुछ मुज़ाकरात किए हैं अब तक? आज इन्होंने पीएम साहब ने मीटिंग की थी तो डायरेक्ट उनसे ये बात की गई है और जितनी बातें हुई काफी उन्होंने सारी चीजें उनको नोटिस में लाई गई हैं कि ये सारी बातें हैं। अब देखिए आगे उसके बाद पीएम साहब का क्या रिएक्शन होता है और क्या इस पर आगे वो कोई फॉरवर्ड स्टेप लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद आगे देखेंगे और अपनी मीटिंग करेंगे। चले मैडम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मंगला शर्मा साहबा एमपीए एमक्यूएम की जानिब से हमारे प्रोग्राम में थी और एमक्यूएम का मौक़िफ़ बता रही थी। दीगर सियासी जमातों का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि क्यों इत्तेहादी जमातें इस वक्त नाराज़ नज़र आ रही हैं और हुकूमत के पास वैसे ही सीट्स अपोजिशन के मुकाबिल बहुत ही ज़्यादा कम है, अक्सरियत जो है वो बड़े कम मार्जिन पर है। अगर ये इत्तेहादी जमातें भी रूठ गई तो क्या इन हाउस तब्दीली हो सकती है? वक्फे के बाद बात करेंगे इस पर।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के ऊपर, जिसका काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। और ये मैं नहीं बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान, जो कि इत्तेहादी हैं इस वक्त रूलिंग गवर्नमेंट के, यानी कि पीटीआई के। वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद में हैं, लेकिन शिकवे शिकायतें करते हैं सिर्फ एक ही जमात नहीं बल्कि दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं। खासतौर पर अगर जीडीए की बात कर ली जाए तो जीडीए भी इस वक्त नाराज नजर आती है। या फिर फहमीदा मिर्जा की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो वो कहती है कि वफाकी मंसूबे में मुंतखब अरकान को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है। जबकि पीर वगैरह भी ये कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं, लेकिन हुकूमत इस बात का सबूत नहीं दे रही। जाम कमाल साहब पहले ही कह चुके हैं कि तरक्याती फंड का जो वादा किया गया था वो भी नहीं दिए गए। इस वक्त ऐसा लगता है कि इत्तेहादी खासे नाराज हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं एमपीए हैं पीटीआई की जानिब से अदील अहमद साहब। अदील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अदील, सबसे पहले जानना चाहूंगा, ऐसा क्या हो गया कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने शिकवे शिकायतें करना शुरू कर दिए हैं? किसी एक इत्तेहादी जमात ने भी खुशी का इजहार नहीं किया पीटीआई के साथ इत्तेहाद में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, आपने एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से बात की कि उनकी शिकवे शिकायतें हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो जो कमेटी है उसका हिस्सा है एमक्यूएम पाकिस्तान के मेंबर्स खुद उसका हिस्सा है जी। और वो प्लान जो तश्कील दिया गया वो उस प्रोसेस का भी हिस्सा थे और अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उस प्रोसेस का भी हिस्सा है। और बड़ा प्लान है, 1100 अरब रुपए कम अमाउंट नहीं होती। और सिंध में जिस तरह से इदारे गैर फाल हैं और जिस तरह से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं, उन इदारों से इतने बड़े प्रोजेक्ट्स करवाना जो है वो भी एक प्लानिंग और एक सिस्टम डेवलप करने की उसके लिए भी ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से अभी इनिशियल प्लानिंग फेज में है वो जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, और एक आध महीना जो है वो और प्लानिंग फेज में होंगे और फिर इम्प्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये वक्ती तौर पे जो शिकवे शिकायतें हैं, ये जब उन प्रोजेक्ट्स की ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी तो ये खुद ब खुद ये शिकवे नहीं। अदील, मैंने अभी एमक्यूएम का मौक़िफ़ जाना, तो एमक्यूएम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो इस बात का इजहार कर रही है कि आपसे खासे नाराज़ हैं वो। और ये भी कहा कि खान साहब ऑब्लाइज नहीं करते हैं, जो वादे किए थे ख़ासतौर पे कराची के हवाले से, क्योंकि कराची की नुमाइंदा जमात रही है। तो एमक्यूएम ने शिकवे शिकायतें की आज मेरे प्रोग्राम के अंदर, और ये भी कहा कि जो एमओयू के नुकात थे वो उस पर किसी पर भी अमल दरामद नहीं किया गया अब तक। फॉर एग्जाम्पल कौन से नुक्ते पे अमल दरामद नहीं हुआ? मेयर के इख्तियारात थे, उसके बाद फिर मरदमशुमारी थी, फिर कराची के अंदर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करने की बातें थी। और एक शिकवा तो ये भी किया कि मेयर के जो टेन्योर था उसको खत्म होने के बाद ही क्यों 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया? मेयर के साथ जब इत्तेहाद में थे तो मेयर को भी दे सकते थे। देखिए, मेयर को वो तो खैर शिकवे शिकायतें जो है वो अगर मैं करने लगूं तो वो भी एक अंबार है शिकायत। सर बिल्कुल खुल के करें, जमहूरियत है ना, मेरे प्रोग्राम में भी जमहूर का इजहार करें। इक़्तिदार में रहें कराची में और मेयर रहे इनके हमेशा से, और मेयर का जो टेन्योर खत्म हुआ है और यूसी जो है वो इनके डिसॉल्व हुए हैं, इनके चेयरमैन कर गए, उसके बाद कुछ हिलजुल नजर आई है इदारों में। उससे पहले तो बिल्कुल भी हिलजुल नहीं थी। मतलब मेयर साहब काम नहीं करवाते थे अपने इदारों में? मेयर साहब काम के अलावा बाकी सब कुछ करते थे। अच्छा। कोई काम उनका कराची में किसी किस्म का, बल्कि उनके जाने के बाद इदारों में कुछ हिलजुल हुई है, कुछ सफाई सुथराई में। अच्छा, एमक्यूएम बिल्कुल इसकी उलट बात कर रही थी। वो कह रही थी कि मेयर के जाने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का निजाम आया और उसके अंदर अब तक 20 अगस्त के बाद कोई काम होता नजर नहीं आया। जो एडमिनिस्ट्रेटर का निजाम आया उसमें अभी जब शनाख्त परेड हो रही है पता चल रहा है तो जो घोष मुलाजमीन है वो सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में भरे हैं जो कि आते ही नहीं है। और मतलब अगर मेयर काम नहीं करते थे, अब इदारों में काम हो रहा है। अब तो सिंध हुकूमत काम करवा रही है, इसका मतलब सिंध हुकूमत काम कर रही है बेहतर तरीके से। मैं तो बल्दियात उस निजाम की बात कर रहा हूँ कि जो निचले लेवल पे होना चाहिए था, वो हमें भी शिकायतें हैं कि नहीं। खैर ये तो एक अलग डिबेट है। बात आपने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से की तो उसी पे हम फोकस कर लेते हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो उससे पहले मेयर साहब को 1 अरब रुपए का फंड भी दिया गया था, जिसमें उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वो हर कराची के हर इलाके में काम करना था, जो कि हमें कहीं होता हुआ नजर नहीं आया। और इतने में मेयर अच्छा, मतलब आपको अपने इत्तेहादियों से भी शिकवे हैं, सिर्फ एमक्यूएम के ही शिकवे नहीं है पीटीआई से, मतलब पीटीआई के भी शिकवे शिकायतें हैं। जहाँ तक ये ट्रांसफर आपने बात की ना कि एमक्यूएम के मेयर को क्यों नहीं दिए, तो वो मेयर को तो दिए थे, इनके फंड बल्दियात को दिए थे,
लेकिन वो भी मेरा कहना ये है कि वो भी यूटिलाइज नहीं हुए। वो जो 6 से 7 अरब रुपए देने की बात की गई थी मेयर को, उसमें से 1 अरब रुपया तो दिया था। तो 1 अरब अगर नहीं लगता तो फिर 6-7 अरब देने का फायदा। इसका मतलब आपको फिर शिकायतें हैं ना अपनी इत्यादी जमात से, ऐसा ही है? बात कर लेते हैं कराची ट्रांसफॉर्मेशन की ना, जो अभी 1100 अरब का पैकेज तशकील दिया। नहीं, मैं अदील देखें आपने एक बात की है ना, अनआंसर्ड रह जाएगा ये क्वेश्चन ना, क्योंकि फिर और ज्यादा कशीदगी ना बढ़े आप दोनों सियासी जमातों के दरमियान। मैं एक दफा आपको कह चुका हूं, अगर आप एक ही सवाल बार बार पूछेंगे तो वही जवाब आएगा। चले आप अगर आप कमेंट देना नहीं चाह रहे तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर चलते हैं। उस पर भी ये कहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है उसमें हमें भी नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा क्यों कह रही है एमक्यूएम? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो मिनिस्टर साहब हैं जी, फेडरल मिनिस्टर, वो उस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा है। ठीक है। और जब वो तश्कील दिया जा रहा था तो उस वक्त भी हिस्सा थे, और अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी उसका हिस्सा है। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कहाँ ये नजरअंदाज हो रहे हैं। जहाँ तक बात है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में जो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसकी प्लानिंग फेज पे भी बड़ा तेजी से काम हो रहा है। हाँ। और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ हो रहा है। चलो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, मैं आपकी नॉलेज के लिए और गुफ्तगू को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज और ऐड कर देता हूँ। फहमीदा मिर्जा साहिबा, उनका स्टेटमेंट यह है कि वफाकी मंसूबों में मुंतखब अरकान को नजरअंदाज करना मुनासिब नहीं है, और पीर पगार साहब कह रहे हैं कि हम इत्तेहादी हैं लेकिन हुकूमत इसका सबूत नहीं दे रही है। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि आपके ये जो इत्तेहादी है, जीडीए जो अलायंस था, वो भी आपसे नाराज है? बड़ा सिंपल सा इसका है। लेकिन फहमीदा मिर्जा साहिबा का ताल्लुक भी रूरल सिंध से है, और जीडीए के जो मेंबर्स जीत कर आए सिंध असेंबली में, वो उनका भी ताल्लुक रूरल सिंध से है। और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो सिर्फ कराची से उसका ताल्लुक है। ठीक है। तो इसमें रूरल सिंध जो है वो ऑब्वियसली वहाँ तो रूरल सिंध में अगर अभी फिलहाल कराची में सिर्फ ये प्लान आया है, तो रूरल सिंध वाले मेंबर्स जो हैं वो ऑब्वियसली निगलेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन उनको निगलेक्टेड फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो रूरल सिंध के लिए भी एक मुकम्मल पैकेज कर रहे हैं, तश्कील दे रहे हैं। और इसी तरीके से साउथ बलूचिस्तान के जो प्रोविंसेस जो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अच्छा, जाम कमाल साहब ने भी बड़ा वाज़े मौका अपनाया है। उन्होंने ये कहा है कि तरक्याती फंड्स की जो बात की गई थी, जो वादे किए गए थे, वो वादे वफा होते नजर नहीं आ रहे वफाकी हुकूमत की जानिब से। नहीं, उनकी ट्वीट्स तो कुछ और कहती हैं। उनकी ट्वीट्स तो प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करती हैं। और सर उन्होंने शिकवा किया है, जाम कमाल साहब का शिकवा ये है कि तरक्याती फंड्स का जो वादा किया था वो वादा वफा नहीं हुआ है। नहीं, उनकी ट्वीट्स अदरवाइज है। वो कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो तारीख साज तवज्जो दे रहे हैं बलूचिस्तान को, और प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। असद उमर साहब भी बलूचिस्तान का दौरा कर रहे हैं। खैर वो तो बात बलूचिस्तान पे चली जाएगी। हम बात कर रहे थे कराची की, और हम बात कर रहे थे जीडीए और अच्छा, पीटीआई जो है या वफाकी हुकूमत है कराची के हवाले से मुतमईन है? कराची के लिए जो पैकेज दिया है, जिस पर जो काम हो रहा है, कमेटी बनाई गई है, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है, मुतमईन है? कराची के लिए जो 1100 अरब का प्लान आया है, और बड़ा तफसीली प्लान है जिसमें हर सेक्टर को एड्रेस किया गया है। उसमें चाहे ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर हो, रेलवेज का हो, चाहे वो सीवरेज के निज़ाम का हो, पानी का हो, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो हर चीज़ को बड़ा तफसीली उसको एड्रेस किया गया। अच्छा, जितनी सुस्त रवि से काम हो रहा है इस कमेटी की जानिब से, उससे मुतमईन है? नहीं, कोई सुस्त रवि से काम नहीं हो रहा। जो प्लानिंग फेज होता है, जो सिंध गवर्नमेंट ने और फेडरल गवर्नमेंट ने म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो प्लानिंग करनी है ताकि इजीली इम्प्लीमेंटेशन हो, तो प्लानिंग फेज में हमेशा टाइम लगता है। प्रोजेक्ट्स को मैच्योर होने में टाइम लगता है। मेरे ख्याल से जब ये इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड अभी कितना टाइम लगेगा इसको? 3 साल दरकार है आपकी हुकूमत के? एमजीएम के तहफ़्फ़ुज़ात भी जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और जब रूरल सिंध के लिए अगर तहफ़्फ़ुज़ात खत्म नहीं हुए तो क्या लगता है इत्तेहादी जमातें अलग होती नजर आ रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। इत्तेहादी जमातें बिल्कुल ये समझती हैं कि पाकिस्तान जिन हालात से गुजरा है और अभी हम गुजर रहे हैं, तो इन हालात में इतने बड़े पैकेजेस देना, खास तौर पर फिर कोविड के अंदर जिस तरह दुनिया की मईशतें मुतासिर हुई, पाकिस्तान में एक 12,500 अरब का रिलीफ पैकेज दिया गया, और बड़े शफाफ तरीके से जो है वो पाकिस्तान के कोने कोने में वो पहुंचाया गया। जिस तरह से स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को रिलीफ दिया गया, और फिर अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है बिजली के नर्ख कम आधे रेट पे करने का,
जिससे और बूम आएगा, तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी चलें डायरेक्शन में देखते जा हैं रहे अदिल, बहुत काम शुक्रिया काम आपने स्मूथली हो आपने रहा है और प्रोग्राम के लिए इंशाल्लाह वक्त आगे दिया अदिल। अच्छा वक्त देखते हैं कि किस तरह से इत्तेहादियों को दोबारा से मुत्तहिद किया जाता है, क्योंकि इत्तेहादी जमातें इस वक्त नाराज नजर आ रही हैं वफाकी हुकूमत से, यानी कि पीटीआई से। तमाम सियासी जमातें जो इत्तेहाद में इस वक्त पीटीआई के साथ, उन्होंने शिकवे और शिकायतें की हैं। वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ इंक्रोचमेंट के ऊपर जो ड्राइव की गई है एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से। और इस वक्त दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम किया गया है, और ख़ास तौर पे कोरंगी की अगर बात कर ली जाए और तारिक रोड पर जो तजावुज़ात थे उसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अब ऑपरेशन तो कामयाब साबित हुआ, लेकिन ये ऑपरेशन कब तक चलता रहेगा? क्योंकि पिछले अगर साल की बात कर ली जाए तो साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की जानिब से ये डायरेक्शंस दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि तमाम तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। पिछले जितने सालों में तजावुज़ात हुई है, लेकिन अब तक ये ड्राइव चलती नज़र आ रही है, ख़त्म कब होगी है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर KMC एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बशीर साहब, बहुत शुक्रिया, हमेशा प्रोग्राम के लिए वक्त देते हैं, आज भी आपने वक्त दिया। सर, ये ड्राइव तो चल रही है, कैंपेन दोबारा से मैं देख रहा हूँ कि दोबारा से इसमें एक तेज़ी आई है, तो आज की कैंपेन और ये कैंपेन ख़त्म कब होगी? थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा इसको। देखिए, आप जिस तरह आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स के बाद तो लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने, बल्कि तमाम वो डिपार्टमेंट जिसको लैंड कंट्रोल कराची में रखते हैं, उन्होंने एक्शन लिए थे कराची के अंदर। सबसे बड़ा एक्शन जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लिया था, जिसने अपनी ही 3000 दुकानें जो हैं वो मसमार की थी, जो उसकी रेंट के ऊपर उसने दी हुई थी, जो कि फुटपाथ पे, नालों पे या पार्क के पर या थी। इसी तरह जो है रोजाना की बुनियाद पे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 6 डिस्ट्रिक्ट कराची में कहीं ना कहीं हर डिस्ट्रिक्ट में रोजाना, कहीं 2 डिस्ट्रिक्ट में, कहीं 3 डिस्ट्रिक्ट में और कहीं कहीं तो 6 डिस्ट्रिक्ट में लगातार एक ही दिन में कार्रवाइयां जारी रहती है। आज हम के दिन जो है 2 डिस्ट्रिक्ट में कार्रवाई की थी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर हमने जो कार्रवाई की है उसमें जो लोग फुटपाथों पे, नालों पे आ चुके थे और जिन्होंने अपने होटल्स बना लिए थे, आज उनको जो है मसमार किया है। और बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर भी जितने भी दुकानदारों ने अपने जो है चबूतरे और ग्रिलें और दीवारें बनाई हुई थी, उनको भी मसमार किया है और जितने भी उनका सामान था वो जब्त किया है। अच्छा बशीर साहब, अभी और कितना वक्त दरकार है कि शहर भर से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए? देखिए, मैं इस सवाल का तो अक्सर जवाब देता हूँ कि कराची में ये 45-50 साल का बिगाड़ था, और हमने इस 45-50 साल के बिगाड़ को, जो हार्ड किस्म की जितनी भी तजावुज़ात थी, कुछ को छोड़ के, क्योंकि उस पर कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस हैं, बाकी तमाम हमने हार्ड किस्म की जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसको रिमूव किया है। मैं बात कर रहा हूँ जिसका लैंड कंट्रोल कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का है, और बाकी जो मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट है वो तो रोजाना की बुनियाद पे, क्योंकि देखें ये वो इंक्रोचमेंट है जो अगर 50 ठेले, कहीं 40 ठेले, कहीं 100 ठेले लगे होते हैं, हम जब ऑपरेशन करते हैं तो 15, 20, 25 हमारे हाथ में आते हैं, बाकी भाग जाते हैं। फिर अच्छा बशीर साहब, ऐसा क्यों होता है? एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है, तजावुज़ात का खात्मा किया जाता है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जो होती है वो फिर से दोबारा से हम देखते हैं ड्राइव आगे बढ़ती है, पीछे से सॉफ्ट इंक्रोचमेंट दोबारा आ जाती है। कोई माफिया सपोर्ट कर रहा है, कोई सियासी सपोर्ट है, किस चीज की सपोर्ट है इन्हें? देखिए, इसमें 2 बातें हैं, मैं इसमें 2 तरीके की बात है। कराची के अंदर जो है रोजगार के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और यहाँ पर जो है फौरी तौर पे सस्ता जो है वो रोजगार है, ये कि 5-7 हज़ार रुपए की आपने रेडी खरीदी और 5-7 हज़ार रुपए के इसमें फ्रूट या दीगर सामान आपने डाला, 10-12 हज़ार में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ना आपने बिजली का बिल देना है, ना आपने गैस का बिल देना है, और ना किसी दुकान का बिल देना है। तो ये इस किस्म का बिजनेस है, ये फौरी तौर पे अर्जेंट जो है 15 मिनट के अंदर आपकी दुकान तैयार हो जाती है, क्योंकि वो तो रोड के ऊपर है। तो ये बेतहाशा एक मुनज़्ज़म ग्रोह है जो कि इस कराची शहर में जो है वो बाकायदा एक मुनज़्ज़म ग्रोह के तौर पे एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। और अक्सर 30-40 साल से काम कर रहा है, जो जिसका अब आफ्टर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उनको जो है वो उनकी जो कमर टूट रही है स्लोली स्लोली।
असल में दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें सब्जेक्ट है वो ये है कि इसका कोई ऐसा कानून ऐसा सच नहीं है। हम जो है जब पकड़ते हैं उनको और उनको जब उनका सामान जब्त करते हैं तो आफ्टर 20 डेज बाद हल्का फुल्का जुर्माना हमारा है 500-1000 रुपए के करीब, हम वो जुर्माना करके उसका सामान छोड़ देते हैं। ऐसा जैसा कोई अच्छा, कुछ बातें ये भी सामने आई है कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट भी देखी गई है, ये इसकी तस्दीक करें सर, क्योंकि बहुत सी जगहों पर हमने खुद इन्वेस्टिगेशन की तो वो कहते हैं कि इदारे खुद तो हमसे पैसे लेते हैं यहाँ खड़े होने के। देखिए मैं इस वजह से कुछ नहीं कह सकता कि हर जगह पे कुछ ना कुछ काली भेड़ें जरूर होती है। ठीक है, मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब उनका तयन कर लिया गया है इस ड्राइव के साथ साथ? देखिए हमने तो बाकायदा तौर पे आप देखेंगे कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लैंड एंटिंग डिपार्टमेंट ने 46 अफराद जो कि लैंड एंटिंग इंक्रोचमेंट में थे उनको बाकायदा उनको सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद डिपार्टमेंट आउट कर दिया, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। हम तो उनकी जो है बाकायदा एहतसाब कर रहे हैं अगर वो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के लो। हमने तो एक कार्रवाई भी की है। मतलब आप तो माशाल्लाह से अब काम कर रहे हैं और मैं देखता हूँ बड़ा एक्टिव रहते, तो अब तो डिपार्टमेंट के अंदर या वेयर हाउस या जहाँ पर भी ये तमाम ड्राइव करने के बाद ऑपरेशन करने के बाद सामान रखा जाता है वहाँ तो भरमार हो चुकी होगी सामान की। जी हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टोर जो है वो इस वक्त फुल हुए हुए हैं। लेकिन अच्छा, एक खबर ये भी है बशीर साहब, अगर इजाजत तो मैं सवाल करूं। जी बिल्कुल करेंगे। ये भी सुनने में आता है कि वो जो सामान जब्त किया जाता है ड्राइव के दौरान तो वो कुछ पैसों के एवज निकलवा भी लिया जाता है। नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना कि हमारे यही आपको बता रहा हूँ कि कुछ कानूनी पेचीदगियां ऐसी हैं, ठीक है, कि आफ्टर 15 डेज आफ्टर 7 डेज हम वो सामान वापस कर देते हैं जो सामान हम जब्त करते हैं। सही। उसके ऊपर एक जुर्माना होता है जो कि कौंसल से पास है, यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जो कौंसल होती है उससे वो पास है कि आपने उसको वापस करना है और 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जुर्माना करके आपने उसको वापस कर देना है। और हमें टारगेट दिया जाता है कि आपने साल में इस जुर्माने की मद में इतने रुपए आपने जमा करने हैं, जिसका ऑडिट भी होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा जो टारगेट अबाव जाते हैं, हम जब भी ये जुर्माने की जो रकम है उससे हम अबाव हो जाते हैं। हम उससे हमेशा मैं 2018 से अब तक जो है अगर हमें टारगेट 10 लाख रुपए का मिला है तो हम 20 लाख 25 लाख रुपए। नहीं, मैं देख रहा हूँ काफी एक्टिवली आप काम कर रहे हैं। चले कभी मौका मिलता है तो आपके इस वेयर हाउस पर जहाँ पर भी ये जब्त करके सामान रखा जाता है वहां पर भी मैं चाहूंगा कि एक प्रोग्राम आपके साथ किया जाए। बिल्कुल। बहरहाल बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर KMC इस वक्त मौजूद थे। बशीर सिद्दीकी साहब, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव होती नजर आ रही है लेकिन कराची का अलमिया यह है कि तजावुजात का खात्मा किया जाता है, लेकिन ऐसा कौन सा माफिया, खुद एतराफ़ करते नजर आए सीनियर डायरेक्टर के किन लोगों की पुष्पनाही है, किसकी सरबराही है कि ये दोबारा से तजावुजात कायम कर दी जाती हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।